हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का पहला चैप्टर और यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया जाएगा और जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो ये समझिए कि आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल ये प्लेलिस्ट होने वाला है। इसका पहला वीडियो रहेगा, इसके वीडियो इस हिसाब से रहेंगे। पहला वीडियो रहेगा राज्य व्यवस्था एक परिचय, भारतीय संविधान की विकास यात्रा, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, प्रस्तावना, उसके बाद संघ और राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, वो सब डिस्कस होगा। नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, और इस तरीके से यहाँ पे कुल आपके 24 लेक्चर होंगे जिसमें आपका पॉलिटी एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल का कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला, राज्य व्यवस्था एक परिचय। किसी राज्य या देश होने के लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए। क्या क्या शर्तें होनी चाहिए इन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले साथियों क्या होना चाहिए कि मतलब राज्य होने के लिए एक भूभाग होना चाहिए। भूभाग होना चाहिए, उसके बाद भूभाग में जनसंख्या भी होनी चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट होनी चाहिए वहाँ की सरकार, और संप्रभुता होनी चाहिए मतलब सॉवरेनिटी। ठीक है, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे संप्रभुता, इसका मतलब है निर्णय करने की पूरी शक्ति। ठीक है, तो निर्णय करने की पूरी शक्ति। अब यहाँ पे आप समझें तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, वायसराय भारतीय भूभाग का सर्वोच्च प्रशासक होता था। तब संप्रभुता नहीं थी क्योंकि वायसराय ब्रिटिश सरकार के आदेश पर कार्य करता था। मतलब हमारे देश के लोग निर्णय नहीं कर पाते थे। जो प्रशासक था वो ब्रिटिश सरकार के हिसाब से कार्य करता था। तो 1947 से पहले हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद में जैसे अफ़गानिस्तान है, अलग अलग हिस्सों में गुटों का कब्जा है वहाँ पे। जैसे तालिबान ने अब पूरा कब्जा कर लिया है, तो इससे पहले अलग अलग गुटों का कुछ एरिया पे कब्जा था, तो उसे भी मतलब हम स्वतंत्र देश की संज्ञा नहीं दे सकते थे, लेकिन अब वहाँ पे तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट बना ली है तो उसे दे सकते हैं। इसके बाद तिब्बत। तिब्बत में क्या है, सरकार भी है, जनता भी है, किंतु उनका भूभाग नहीं है क्योंकि चाइना ने उसे क्या कर लिया है, ऑक्युपाइड कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ठीक है, दलाई लामा ने जनता के साथ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में शरण ली थी और अभी भी यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि कोई भी मतलब देश होने के लिए भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता होनी आवश्यक है। ठीक है, अब शासन के क्या क्या अंग होते हैं, तो शासन के 3 अंग साथियों होते हैं। विधायिका होता है कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका होती है कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, और सरकार चलाने वाला समूह, और तीसरा होता है न्यायपालिका, कानून के अनुसार विवाद का समाधान करने वाली संस्था। तो शासन के 3 भाग हो गए। ठीक है, विधायिका में क्या है, अपने भारत में कानून बनाने वाली संस्था 2 हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्य स्तर पर विधानसभा और विधानमंडल ये कार्य करते हैं। और कार्यपालिका के लिए क्या है, कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, तो भारत में संसदीय कार्यपालिका है। सरकार चलाने वाला समूह को कहते हैं मंत्रिमंडल। ठीक है, न्यायपालिका क्या है, कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। ठीक है, और यूएसए में राज्यसभा की तरह है सीनेट, और ब्रिटिश में राज्यसभा की तरह है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, लेकिन यह औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के अनुसार कार्य करना होता है। इसके बाद राजतंत्र, लोकतंत्र या प्रजातंत्र और तानाशाही। इस तरीके के देश में मतलब कह सकते हैं कि देश पे ऐसे सरकार चलाई जाती है, राजतंत्र के थ्रू, लोकतंत्र के थ्रू, तानाशाह की तरह। ठीक है, जैसे हिटलर तानाशाह था। ठीक है, राजतंत्र मतलब जैसे ब्रिटेन में क्या था कि वहाँ राजा होता था, राजा शासन चलाता था। लोकतंत्र, प्रजातंत्र जैसे अपने भारत में है, जनता का शासन है, उसे कहते हैं लोकतंत्र, प्रजातंत्र। अब देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में साथियों क्या है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो राजनीतिक जो कार्यपालिका है ये क्या है, मतलब इसमें बदलते रहते हैं लोग, लेकिन स्थायी कार्यपालिका में नहीं बदलते हैं। जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो राजनीतिक कार्यपालिका में लोग बदलते रहते हैं। जैसे क्या है, अध्यक्ष, अध्यक्ष हो गए संसदीय, दोहरी कार्यपालिका है भारत की। ठीक है,
और बहुल कार्यपालिका भी होती है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में है। तो अध्यक्ष ये में क्या होता है, कार्यपालिका में एक अध्यक्ष होता है, वो ही पूरे देश को चलाता है। जैसे अमेरिका में है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम पावर दी जाती है। भारत में क्या है, संसदीय कार्यपालिका है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत में है संसदीय कार्यपालिका, भारत में और इंग्लैंड में, ठीक है। इसके बाद दोहरी कार्यपालिका कहाँ है, फ्रांस में है। फ्रांस में क्या है, शक्तियाँ राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। और बहुल कार्यपालिका है स्विट्ज़रलैंड में। यहाँ पे कुल 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक हर साल प्रमुख बनाया जाता है, फिर दूसरा अगली साल के लिए प्रमुख। तो इस तरीके से बहुल कार्यपालिका हो गई, कार्यपालिका ये होगी स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। तो यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी। भारत की कार्यपालिका कैसी है, संसदीय कार्यपालिका है। अब स्थायी कार्यपालिका में देखते हैं क्या होता है। उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, क्योंकि ये तो अपने मतलब रिटायरमेंट तक ये कार्य करते हैं। तो भारत में भारतीय प्रशासक सेवा एवं अन्य सिविल सेवाओं के द्वारा आईएएस और आईपीएस स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसके बाद अब देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका शासन का तीसरा अंग है। एकात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमज़ोर होती है। जैसे छोटे देशों में, ब्रिटेन वगैरह में एकात्मक शासन प्रणाली होती है, वहाँ पे न्यायपालिका कमज़ोर होती है, जैसे वहाँ पे राजा का ही शासन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, संघात्मक, जैसे फेडरल बोलेंगे, प्रणालियों में कानून जो न्यायपालिका होती है वो मजबूत होती है, क्योंकि इसमें क्या है, फेडरल का मतलब है संघात्मक। इसमें क्या है, केंद्र और राज्य का अलग अलग होता है, तो इसमें क्या है, मजबूत होती है न्यायपालिका। जिन देशों में संविधान नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी देता है, वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब भारत की प्रणाली कैसी है, इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शासन का स्वरूप तो है भारत का संघात्मक, ठीक है, फेडरल है, कि मतलब राज्य और केंद्र का अलग अलग। लेकिन संकट के समय क्या हो जाता है, सारी शक्तियाँ किसके पास आ जाती हैं, केंद्र के पास आ जाती हैं। ये आपने मतलब आपातकाल की स्थिति में क्या होता है कि मतलब जैसे राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लग गया, तो राष्ट्रपति उसे अपने हिसाब से हैंडल करेगा, तो केंद्र के पास शक्तियाँ आ जाती हैं। इसके बाद क्या है, कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों की दृष्टि से संसदीय प्रणाली किसकी है, इंडिया की है। संसदीय प्रणाली इंडिया की है, और अध्यक्षीय प्रणाली है यूएसए की, क्योंकि यूएसए में जैसे बराक ओबामा थे, जो बाइडन थे, ये वहाँ के मतलब हेड हैं। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति मतलब नाम मात्र का प्रमुख होता है, मेन पावर प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ का राष्ट्रपति ही सुप्रीम पावर रखता है, ठीक है। तो भारत की यहाँ पे कार्यपालिका है वो संसदीय प्रणाली की है। संसदीय प्रणाली की विशेषताएं अब देख लेते हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति की भूमिका प्रतीकात्मक ही रहती है, मतलब नाम मात्र की रहती है। मंत्रिमंडल का चयन विधायिका में से ही करना पड़ता है, जिसके कारण सर्वाधिक योग्य तथा क्षेत्र के विशेषज्ञ लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाते। मतलब मंत्रिमंडल का चुनाव है, वो मंत्रिमंडल का चयन है, वो हमें मंत्रियों जो सांसद और विधायक हैं उन्हीं में से करना पड़ता है। हालांकि जो राज्यसभा के सदस्य कुछ 12 नियुक्त किए जाते हैं, उनमें से किसी को बना दिया जाता है, उसके बाद वो भी बन सकता है यहाँ पे मंत्री। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा चांस क्या रहते हैं कि यहाँ पे विशेषज्ञ लोग मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाते हैं। हालांकि आजकल के समय में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पता चला पहले ऐसा होता था कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो उसका संबंध ही स्वास्थ्य से नहीं है, लेकिन ऐसा अभी भी है कि कोई खेल मंत्री है जो कभी खेला ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात को समझ सकते हो। ये संसदीय प्रणाली की मतलब कह सकते हो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे आगे देखते हैं अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषताएं क्या होती हैं। अध्यक्षीय प्रणाली जैसे अमेरिका में, तो इसमें क्या होता है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली के प्रमुख राष्ट्रपति का चयन जनता सीधे तौर पर करती है। यहाँ पे भारत में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, मतलब पहले हम विधायक या सांसद को चुनते हैं और वो जाके गवर्नमेंट बनाता है। लेकिन ऐसा अमेरिका में नहीं है, वहाँ जनता सीधे तौर पर चुनती है, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या है, हम सांसद और विधायक चुनेंगे, उनमें से कोई हमारा मंत्री बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई पीएम बनेगा, ये रहता है। तो अप्रत्यक्ष मतलब प्रणाली है यहाँ पे।
राष्ट्रपति इसमें वास्तविक प्रमुख होता है। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है जो उसकी दृष्टि से मंत्रालय संभालने के लिए सर्वाधिक योग्य है। ये अमेरिका में होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ इसकी कमियां भी हैं कि पता चला है अपने ही ऐसे बंदे को बना दिया जिसे कुछ आता जाता नहीं है, तो ये नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है और फ़ायदा भी हो सकता है। तो हर चीज़ के दो पहलू हैं, आपको दोनों पहलू समझने हैं। अब क्या है इंग्लैंड की क्रांति, तो 1688 से पहले राजतंत्र था इंग्लैंड में, मतलब राजा का शासन चलता था। राजा थे जेम्स द्वितीय। अब जनता ने परेशान होकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रक्तहीन क्रांति करी। जनता के विरोध के बाद राजा ने हार को स्वीकारा और जन समुदाय ने क्या किया कि राजा की बेटी मैरी और उसके पति विलियम का राज्याभिषेक किया, ठीक है, और संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली शुरू हुई। और राजा की भूमिका वहाँ पे भी क्या रह गई, नाम मात्र के लिए रह गई। तो इस तरीके से इंग्लैंड में हुआ था। ऐसे ही अमेरिका की क्रांति में क्या हुआ था, अमेरिका इंग्लैंड का उपनिवेशक था। जैसे भारत ब्रिटिश का था, इसी तरीके से अमेरिका इंग्लैंड का था। 1776 में स्वतंत्र हुआ। 13 अमेरिकी राज्यों से निर्मित एवं संघात्मक ढांचे पर आधारित अमेरिका का संविधान 1776 में लागू हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। और पहला लिखित संविधान भी अमेरिका का था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है। तब ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं था, हालांकि वहाँ पे भी मतलब कह सकते हैं कि राजतंत्र हट के जनता का वहाँ पे भी गणतंत्र हो गया था, लेकिन वहाँ पे क्या लिखित नहीं था। 1776 में पहला अमेरिका का लिखित संविधान था। फ्रांसीसी क्रांति भी इसी तरीके से, जैसे 1776 में अमेरिकी क्रांति और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे राजा लुई 16 थे। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही दिखाई पड़ता है। जनता प्रतिनिधि चुनकर भेजती है और सभी मिलकर शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और हम लोग मतलब अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं, वो शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, सभी स्वतंत्र नागरिकों की बैठक की राय पर निर्णय लिया जाता है। पहले ऐसा होता था यूनान में तो यूनान में क्या होता था कि जनता की राय के अनुसार, जैसे अगर ये कह सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कहीं पे अगर 1000 लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे हम पूछ रहे हैं बताओ हाथ उठाओ इस पक्ष में कितने लोग राजी हैं, तो इस तरीके से कहेंगे प्रत्यक्ष। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। तो भारत में कैसा है, अप्रत्यक्ष है। भारत में जो राजनीतिक संगठन है उसमें एनडीए और यूपीए। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें इसके बाद यूपीए में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो इसमें बीजेपी एनडीए का ही हिस्सा है। तो बीजेपी का प्रतीक है कमल का फूल। इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। ये इससे बीजेपी इससे पहले जनता पार्टी थी, जनता पार्टी से ही अलग होकर बीजेपी बनाई थी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने 1980 में, ठीक है। जनता पार्टी का भी हम देख लेते हैं। जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाई गई थी, ये बात आपको याद रखनी है, और ये 1977 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसके बाद में ये जनता पार्टी बीजेपी में ही विलय हो गई 11 अगस्त 2013 को, ठीक है। सिंबल इसका हल लिया हुआ किसान था। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगला वीडियो हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आएगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।